हेलो गाइस, वेलकम बैक फार्मा सायरा क्लासेस। गाइस, आज की हमारे टॉपिक क्या है? कोलिनर्जिक ड्रग। इसके पहले हमने न्यूरोहोमरल स्टेप के बारे में पढ़ा और कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी के बारे में पढ़ा था। अगर वो सारी चीज़ें आपको पता है तो आप यहाँ पे इजीली इसे पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। राइट गाइस, मैंने सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक के बारे में बताया था। अगर आपको पैरासिम्पैथेटिक के बारे में पता होगा तो आप कोलिनर्जिक ड्रग को बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे। ओके गाइस, तो देखते हैं कि कोलिनर्जिक ड्रग क्या होता है। गाइस, जो कोलिनर्जिक ड्रग होता है, हमारी बॉडी में एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है एसिटिल कोलिन। जब एसिटिल कोलिन अपना काम करना बंद कर देता है या फिर उसका जो सिक्रीशन हमारी बॉडी से कम हो जाता है और ठीक तरह से काम नहीं करता या किसी तरह से उसमें बाधा क्रिएट हो जाता है तो उसकी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं हो पाती, तब हम कोलिनर्जिक ड्रग का उपयोग करते हैं। इस कोलिनर्जिक ड्रग क्या करता है? सेम एसिटाइल कोलिन की तरह काम करता है। और जो एसिटाइल कोलिन क्या होता है? एसिटिल कोलिन पैरासिम्पैथेटिक जो नर्वस सिस्टम होता है उसे एक्टिवेट करने का काम करता है, उसकी कैपेसिटी को बढ़ा देता है। तो जितने भी एक्टिविटी पैरासिम्पैथेटिक की होगी सेम वही एसिटिल कोलिन का होगा और वही क्या होगा? कोलिनर्जिक ड्रग का एक्टिविटी होगी। अगर आप पैरासिम्पैथेटिक जान रहे हैं तो आप कोलिनर्जिक ड्रग को इजीली समझ जाएंगे। ओके गाइज, तो हम देखते हैं कि कोलिनर्जिक ड्रग के बारे में। जो कोलिनर्जिक ड्रग होता है उसे पैरासिम्पैथेटोमाइमेटिक ड्रग भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो कोलिनर्जिक ड्रग है सेम एसिटिल कोलिन की तरह काम करेगा। तो जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसी की एक्टिविटी को बढ़ा देता है कोलिनर्जिक ड्रग। इसीलिए हम बोलते हैं जो कोलिनर्जिक ड्रग है वो किसकी तरह होता है? पैरासिम्पैथेटोमाइमेटिक। गाइस, जो माइमेटिक होता है, माइमेटिक मतलब होता है नकल करना। क्या होता है? नकल करना। जैसे आप किसी जो मिमिक्री होती है, मिमिक्री, उसी मिमिक्री से बना है माइमेटिक। इसीलिए जो मिमिक्री होती है हम किसी की कॉपी करते हैं, किसी के एक्टिंग, किसी की वॉइस। तो ये ड्रग भी क्या होता है? एसिटिल कोलिन की कॉपी करता है। किसकी कॉपी करता है? एसिटिल कोलिन की। और एसिटाइल कोलिन क्या करता है? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पर काम करता है। तो इसीलिए इस कोलिनर्जिक ड्रग को क्या बोल रहे हैं? पैरासिम्पैथेटोमाइमेटिक। ओके गाइस, यहाँ पर आगे मेंशन भी है कि एक्शन मिमिक द एक्शन ऑफ द PSNS। PSNS मतलब क्या होता है? P फॉर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। क्या? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के एक्शन को मिमिक कर रहा है। मिमिक मतलब कॉपी, वही नकल कर रहा है। ठीक है, कोलिनर्जिक ड्रग। इसीलिए हम इसे पैरासिम्पैथेटोमाइमेटिक ड्रग के नाम से भी जानते हैं। इसे हम एक और नाम से जानते हैं, क्या कहते हैं गाइस? कोलिनोमाइमेटिक। क्या बोलते हैं? कोलिनोमाइमेटिक के नाम से भी जानते हैं इसे हम। क्यों? ये जो कोलिनो फॉर एसिटिल कोलिन, माइमेटिक फॉर नकल करना, एसिटिल कोलिन का नकल कर रहा है, इसीलिए हम कोलिनोमाइमेटिक के नाम से जानते हैं। तो गाइस, कोलिनर्जिक ड्रग का नाम आप पूरा याद रखिएगा क्या क्या कहते हैं, क्योंकि एग्जाम में कोई भी नाम दे सकता है। ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लेता है कि क्या इसके नाम के बारे में। तो आप इसके नाम को ध्यान से रखिएगा। पहला नाम क्या हो गया? कोलिनर्जिक ड्रग। दूसरा पैरासिम्पैथेटोमाइमेटिक। तीसरा क्या हो गया? कोलिनोमाइमेटिक। ओके गाइस, तो आप इन तीनों नामों को अच्छे से याद करिएगा। अब कोलिनर्जिक ड्रग को कोलिनर्जिक एगोनिस्ट के नाम से भी जानते हैं। कोलिनर्जिक एगोनिस्ट बोल सकता है, कोलिनोमाइमेटिक एगोनिस्ट बोल देगा, पैरासिम्पैथेटोमाइमेटिक एगोनिस्ट बोल देगा, फिर कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट लगा देगा। तो आपको समझना है क्या बोलना है। तो कोलिनर्जिक एगोनिस्ट, एगोनिस्ट याद रखिएगा। मैंने अपने पहले वीडियो में कुछ फार्माकोलॉजिकल टर्म के बारे में बताया था। अगर आप उस टर्म का वीडियो नहीं देखे हो तो आप जाके देख सकते हैं मेरे पहले चैप्टर 2 के पहले वीडियो में। वहाँ पे मैंने बता रखा है एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट क्या होता है, तो आप अच्छे से समझ जाइएगा। तो आप यहाँ पे देखिएगा। ओके गाइस, अब आगे देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है स्टिमुलेट पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। मैंने बताया कि पैरासिम्पैथेटिक पे काम करता है सेम मैनर एज एसिटिल कोलिन। वैसे ही जैसे कि एसिटिल कोलिन काम करता है उसी तरह कोलिनर्जिक ड्रग भी काम करता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के ऊपर। ओके गाइस, हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है? मे स्टिमुलेट द कोलिनर्जिक रिसेप्टर। ये क्या करता है? कोलिनर्जिक रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेगा, डायरेक्टली स्टिमुलेट कर देगा उस रिसेप्टर को, या फिर क्या करेगा? स्लो कर देगा। किसको स्लो करेगा? एसिटिल कोलिन मेटाबॉलिज्म। जो एसिटिल कोलिन मेटाबॉलिज्म हो रही है सेल के अंदर उसको क्या कर देगा? स्लो कर देता है एट द सिनेप्सिस पे। ओके गाइस, अभी एसिटिल कोलिन मेटाबॉलिज्म कैसे हो रहा है? अफेक्ट द एंजाइम
स्टाइल कोलिन एस्टरेज। स्टाइल कोलिन एस्टरेज एक एंजाइम होती है जो स्टील कोलिन को दो पार्ट में तोड़ देती है, कि स्टाइल में कोलिन में। जब इसे ब्रेक डाउन कर देगी तो अपना काम नहीं कर पाएगा, तो इसी मेटाबॉलिज्म को क्या करती है, स्लो करती है। जो स्टील कोलिन एस्टरेज एंजाइम के द्वारा मेटाबॉलिज्म प्रोसेस हो रहा है उसी को क्या करती है, ड्रग स्लो कर देती है। जब उस मेटाबॉलिज्म को स्लो कर देगा तो क्या होगा, स्टील कोलिन की एक्टिविटी बढ़ जाएगी, क्योंकि जो स्टील कोलिन एस्टरेज एंजाइम है स्टील कोलिन को दो पार्ट में तोड़ता है। अभी मैं इसे आपको डायग्राम के द्वारा बताता हूँ। जो कोलिनर्जिक एगोनिस्ट है ये कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। डायरेक्ट एक्टिंग होता है, इनडायरेक्ट एक्टिंग होती है। अभी डायरेक्ट एक्टिंग और इनडायरेक्ट क्या होती है गाइस, ये रहा आपका कोलिनर्जिक ड्रग का डेफिनीशन क्या होता है, उसके कुछ नेम्स रह गए, आप नाम को अच्छे से ध्यान से याद रखिएगा। तो गाइस ये डायरेक्ट एक्टिंग और इनडायरेक्ट एक्टिंग क्या होती है ये देखते हैं। गाइस ये देखिए, ये डायग्राम आप देख पा रहे हैं, इसमें मैं आपको बताता हूँ डायरेक्ट एक्टिंग और इनडायरेक्ट एक्टिंग क्या होती है और स्टील कोलिन का मेटाबॉलिज्म किस तरह से हो रहा है। ये आप देख पा रहे हैं, ये क्या है, स्टील कोलिन है, क्या है, एसिटाइल कोलिन है, और ये क्या है, कोलिनर्जिक रिसेप्टर है। ओके गाइस, ये कोलिनर्जिक रिसेप्टर है, ये स्टाइल कोलिन है, और यहाँ पे स्टील कोलिन आके बाउंड कर रहा है, ठीक है, इससे बाइंड करके और अपनी एक्टिविटी को शो कर रहा है। और यहाँ पे आपको कुछ और स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये आपको जो ब्लू वाला दिख रहा है ये क्या है गाइस, ये स्टील कोलिन एस्टरेज है, ये स्टाइल कोलिन एस्टरेज एंजाइम है। यही एंजाइम क्या करता है, मेटाबॉलिज्म का काम करता है, ठीक है गाइस। और ये जो बॉक्स में दिख रहा है ऑरेंज, ये क्या है गाइस, इनडायरेक्ट एक्टिंग जो ड्रग है वो है। तो डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग कैसे काम करता है, पहले तो ये देखिए, ये क्या है, नर्व एंडिंग है। नर्व एंडिंग्स की सिनेप्टिकल साइकिल मैंने आपको बताया था अपने पिछले वीडियो में, क्या क्या होता है इन सारे चीज़ों के बारे में, आप वहाँ जाके अच्छे से समझ लीजिएगा गाइस। तो क्या है, सिनेप्टिक वेसाइकल, ये इसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर भरा है, और ट्रांसमीटर क्या है, एसिटिलकोलिन है, ये रिलीज़ हो रहा है। ये जो खाली जगह है ये क्या है, सिनेप्टिक क्लेफ्ट है, और ये क्या है, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। ओके गाइस, तो न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ से रिलीज़ हुआ, इस रिसेप्टर से आके बाइंड करके अपनी एक्टिविटी शो कर रहा है। अब ये जो एसिटिल कोलिन है, जब इसकी मात्रा कम हो जाती है, एसिटिल कोलिन की मात्रा कम हो जाती है, या फिर किसी तरह से एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, या फिर इसका मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट हो जा रहा है, तो उस टाइम पे हमें कोलिनर्जिक ड्रग की आवश्यकता पड़ती है। जब एसिटिल कोलिन यहाँ से कम बाइंड करती है, अच्छे से बाइंड नहीं कर पाती, अपनी एक्टिविटी नहीं परफॉर्म कर पाती, तब हम डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग देते हैं। और ये डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग क्या करता है, जो स्टाइल कोलिन है इसी की जगह पे आके बाइंड कर जाता है वो ड्रग, और बाइंड करके जैसे स्टाइल कोलिन अपना काम करता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करके, ठीक वैसे डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग भी इस रिसेप्टर से बाइंड करके अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म करता है। ओके गाइस, ये तो डायरेक्ट एक्टिंग हो गया। डायरेक्ट आएगा एसिटिल कोलिन की जगह पे, यहाँ रिसेप्टर पे बाइंड करेगा और अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म करेगा। इनडायरेक्ट एक्टिंग क्या होता है, जो एसिटिल कोलिन का मेटाबॉलिज्म हो रहा है, यहाँ पे देखिए गाइस, यहाँ पे इस डायग्राम में ये क्या है, एसिटिल कोलिन एस्टरेज एंजाइम है। ये एंजाइम क्या करता है, एसिटिल कोलिन को दो पार्ट में ब्रेक कर देता है, एक कोलिन में एक स्टेट में। जब ये ब्रेक हो जाएगा तो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाता, ठीक है। अब जो इनडायरेक्ट एक्टिंग हम ड्रग देंगे वो एसिटिल कोलिन एस्टरेज से आके बाइंड कर रहा है, ये देखिए, ओके गाइस, बाइंड कर रहा है। ये क्या है, इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग है, ये एसिटिल कोलिन एस्टरेज एंजाइम से बाइंड कर जा रहा है। जब इसे बाइंड कर जाएगा तो ये क्या होगा, इस रिसेप्टर से बाइंड नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये जो एसिटाइल कोलिन एस्टरेज एंजाइम था, ये एसिटाइल कोलिन को बाइंड करके कोलिन और स्टेट में ब्रेक कर दे रहा था, ठीक है। जब ये ड्रग आके इससे बाइंड कर जाएगा तो एसिटिल कोलिन एस्टरेज इस एसिटिल कोलिन से बाइंड नहीं कर पाएगा। जब बाइंड नहीं कर पाएगा तो कोलिन और स्टेट में तोड़ नहीं पाएगा। जब तोड़ नहीं पाएगा तो ये जो एसिटिल कोलिन है बहुत लंबे समय तक इस रिसेप्टर से बाइंड रहेगा। जब इस रिसेप्टर से लंबे समय तक बाइंड रहेगा तो अपने एक्टिविटी को भी लंबे समय तक परफॉर्म करेगा। ओके गाइस, तो ये क्या रहा, इनडायरेक्ट एक्टिंग। और जो डायरेक्ट एक्टिंग डायरेक्टली इस रिसेप्टर से बाइंड करके अपने एक्टिविटी को शो करेगा। ओके गाइस, ये बात समझ में आई, डायरेक्ट एक्टिंग इनडायरेक्ट एक्टिंग। डायरेक्ट क्या करेगा, एसिटिल कोलिन की तरह काम करेगा, सीधा रिसेप्टर से आके बाइंड कर जाएगा। लेकिन इनडायरेक्ट क्या करेगा, ये जो एंजाइम है कोलिन एस्टरेज, इससे बाइंड कर जाएगा ताकि ये एंजाइम एसिटिल कोलिन को ब्रेक ना कर पाए। ओके गाइस, इतनी बात समझ में आई।
गाइस मैंने यहाँ पे कोलिनर्जिक रिसेप्टर के बारे में थोड़ा सा मेंशन कर दिया है, आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा और इससे आप लर्न कर लीजिएगा, याद रखिएगा कि क्या क्या होता है। तो कोलिनर्जिक रिसेप्टर कौन कौन होते हैं, दो टाइप के होते हैं, एक मस्करैनिक रिसेप्टर होती है, एक निकोटिनिक रिसेप्टर होती है। ओके गाइस, तो जो मस्करैनिक रिसेप्टर होता है उसे एम से इंडिकेट करते हैं, निकोटिनिक रिसेप्टर को एन से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ जो मस्करैनिक रिसेप्टर होता है 3 प्रकार का होता है, एक M1 होता है, एक M2 होता है, एक M3 होता है। ओके गाइस, जो निकोटिनिक होता है 2 प्रकार का होता है, एनएम होता है, एनएन होता है। एनएम मतलब होता है जो मसल्स से जो बाइंड करता है, जो मसल्स में जो रिसेप्टर पाए जाते हैं कोलिनर्जिक वाले, उसे क्या बोलते हैं, एनएम से इंडिकेट करते हैं। और जो निकोटिनिक रिसेप्टर न्यूरॉन्स में पाए जाते हैं उसे एनएन से इंडिकेट करते हैं। अब यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा सा लिखा है, देख लीजिए। जो M1 रिसेप्टर होता है वो सिक्रेटरी ग्लैंड्स पे सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, यानी कि ऐसे ग्लैंड जो एंजाइम या हार्मोन्स का सिक्रेशन करते रहते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा M1 रिसेप्टर पाए जाते हैं। ठीक है, ये क्या कराता है, सलाइवेशन कराता है, स्टमक एसिड निकालता है, लक्राइमेशन कराता है। लक्राइमेशन कहाँ होता है, आँखों में, स्वेटिंग पसीने कराने में हेल्पफुल होता है। जो M2 रिसेप्टर होता है वो क्या, हार्ट में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, हार्ट में पाया जाता है, कार्डियक मसल्स में, हार्ट के मसल्स को ही कार्डियक मसल्स कहते हैं। ये क्या करता है, हार्ट रेट को डिक्रीज़ कराता है, ब्रेडिकार्डिया कराता है। ब्रेडिकार्डिया मतलब क्या होता है, हार्ट रेट का घटना, हार्ट रेट का बढ़ना क्या होता है, ट्रैकीकार्डिया। ओके गाइस, M3 रिसेप्टर कहाँ होता है, स्मूथ मसल्स में, स्मूथ मसल जितने भी ऑर्गन वगैरह हो जाएंगे, जैसे लीवर वगैरह हो गया, ठीक है, इंटेस्टाइन हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, उस ऑर्गन्स पे पाए जा रहे हैं। M3 रिसेप्टर सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। ये क्या कराते हैं, कॉन्स्ट्रिक्शन कराने का काम करते हैं। ओके गाइस, M3 रिसेप्टर सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, आँखों में। तो आप ये याद रखिएगा, जो M2 रिसेप्टर होता है सबसे ज़्यादा हार्ट में होता है, M3 रिसेप्टर सबसे ज़्यादा आँखों में होता है। ओके गाइस, M3 रिसेप्टर क्या कराता है, आई को कॉन्ट्रैक्ट कराने का काम करता है, क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी शो करता है कोलिनर्जिक, और पैरासिम्पैथेटिक के बारे में मैंने बताया था, सबको क्या करता है, रिलैक्स मोड पे लाने की कोशिश करता है। जो निकोटिनिक रिसेप्टर है आप इसे देख लीजिए, जो निकोटिनिक रिसेप्टर है स्केलेटल मसल्स पे सबसे ज़्यादा पाया जाता है, और मोटर एंड प्लेट पे। ये एंड प्लेट क्या है, मोटर एंड प्लेट। जब न्यूरो सिस्टम पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन से बाइट करता है तो उस पर एक प्लेट का फॉर्मेशन होता है, तो उसी को मोटर एंड प्लेट बोलते हैं। ओके गाइस, और एनएन क्या होता है, नर्वस सिस्टम में जो रिसेप्टर पाए जाते हैं, ये क्या होता है, ऑटोनॉमिक गैंग्लिया और एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल मेडुला क्या होता है, किडनी में जो एड्रिनल ग्लैंड होता है उसमें क्या होता है, एड्रिनल मेडुला, वहाँ पे सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो एनएन सबसे ज़्यादा किडनी में, और एनएम कहाँ जाता है, स्केलेटल मसल्स में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। ओके गाइस, तो रिसेप्टर को आप याद रखिएगा, M2 हार्ट में, और M3 क्या होती है, सबसे ज़्यादा आई में, फिर कहाँ, स्मूथ मसल्स में, एनएम का मसल स्केलेटल मसल्स में, एनएन कहाँ होता है, नर्वस सिस्टम में। ओके गाइस, नेक्स्ट पॉइंट हुआ क्या है, कोलिनर्जिक एगोनिस्ट का क्लासिफिकेशन। हमें क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ना है, उसमें क्या क्या पढ़ना है, क्लासिफिकेशन के डायरेक्ट एक्टिंग होता है और इनडायरेक्ट एक्टिंग होती है। जो कोलिनर्जिक एगोनिस्ट होता है उसे डायरेक्ट एक्टिंग और इनडायरेक्ट एक्टिंग में बांटा गया है। मैंने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बारे में अभी बताया। इनडायरेक्ट में क्या आ रहा था, एस्टिल कोलिन स्टेरेज एंजाइम आ रही थी। ओके गाइस, अब यहाँ पे देखिए कि डायरेक्ट एक्टिंग में कौन कौन से ड्रग इन्वॉल्व होते हैं। इसमें 2 तरह के होते हैं, एक कोलिन एस्टर्स होते हैं, एक एल्कोलॉइड्स होते हैं, या आप सिंपली बोल सकते हैं क्या, एस्टर्स और क्या, एल्कोलॉइड्स। आप इसमें सारे ड्रग को याद करना ज़रूरी नहीं है, इंपॉर्टेंट ड्रग को याद कर लीजिएगा और कैटेगरी ध्यान रखिएगा, उसमें आप उस ड्रग को लिख दीजिएगा। ओके, तो एस्टर्स कैटेगरी में देखते हैं क्या होता है, एस्टिलकोलिन होता है, मेथाकोलिन होता है, कार्बाकोल होता है, बेथानिकोल होता है। गाइस, इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एस्टिलकोलिन होते हैं और क्या होता है, बेथानिकोल। बेथानिकोल मार्केट में बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, बेथानिकोल और एस्टिलकोलिन। जो बेथानिकोल होता है सर्जरी के बाद दिया जाता है, जब मसल्स वगैरह में वीकनेस होती है, ठीक से काम नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे बेथानिकोल का यूज़ सबसे ज़्यादा किया जाता है। जब न्यूरोमस्कुलर ब्लॉक हो जाते हैं आफ्टर सर्जरी, अल्जाइमर डिसीज़ है, तो वहाँ पे भी इन सब का यूज़ किया जाता है। ओके गाइस, तो नेक्स्ट क्या, एल्कोलॉइड्स। एल्कोलॉइड्स में क्या, मस्करिन, पिलोकार्पिन और क्या आता है, एरोकोलिन। इसमें सबसे ज़्यादा पिलोकार्पिन बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है गाइस, ये सबसे ज़्यादा आई ड्रॉप में यूज़ किया जाता है। अभी आपने आई फ्लू के बारे में सुना होगा, बहुत तेज़ी से फैला था, जब लोगों की आंखें स्वेल कर जाती थी, तो स्वेलिंग के लिए भी पिलोकार्पिन फार्मूलेशन का ड्रग यूज़ किए जा रहे थे। उसमें ऑफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन के साथ पिलोकार्पिन, ये सब यूज़ किए जा रहे थे।
ओके गाइस, तो आप इसमें से याद रखिएगा एसिटिल कोलिन और कार्बाकोल, बेथानिकोल और एल्केलॉइड्स में मस्करिन, पिलोकार्पिन, ये क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट ड्रग है। ओके गाइस, पिलोकार्पिन, बेथानिकोल और एसिटिल कोलिन, आप इन सबको याद रखिएगा किस किस कैटेगरी में आ रहे हैं, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी ज़्यादा पूछता है। तो गाइस हम नेक्स्ट देखते हैं कि हमारा इनडायरेक्ट एक्टिव में कौन कौन से ड्रग आ रहे हैं। जो इनडायरेक्ट में होती है दो तरह का होता है, एक रिवर्सिबल होता है, एक इरिवर्सिबल होता है। अब इसमें हम ड्रग के बारे में देखते हैं कौन कौन से ड्रग आ रहे हैं। तो गाइस ये हमारा इनडायरेक्ट एक्टिंग का रिवर्सिबल है और क्या है, इरिवर्सिबल में। रिवर्सिबल में क्या क्या होता है, फाइसोस्टिग्माइन होता है, न्यूस्टिग्माइन, पायरिडोस्टिग्माइन। आप इसमें देखिए स्टिग्माइन 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 है, ये इजी याद करना आपको बहुत इजी रहेगा। फाइसोस्टिग्माइन, न्यूस्टिग्माइन, पायरिडोस्टिग्माइन, ये याद रखिएगा। और आप इसमें इस नाम को याद रखिएगा। एक यहाँ पे भी है रीवा स्टिग्माइन, ये स्टिग्माइन स्टिग्माइन वाला आप एक साइड कर लीजिए ताकि आपको याद करने में ईजी हो। अब यहाँ पे एक ड्रग है डेमेकेरियम। डेमेकेरियम ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है। जब हमारे बॉडी के अंदर पॉइजनिंग होती है, सांप वगैरह काट लेता है, कोबरा बाइटिंग या बेलाडोना पॉइजनिंग, इस ऐसी पॉइजनिंग होती है तो डेमेकेरियम का यूज़ बहुत ज़्यादा किया जाता है। ओके गाइस, तो इस ड्रग को याद रखिएगा। बाकी अब आपको जो इजी लगे आप उसे याद कर लीजिए। आई थिंक ये स्टिग्माइन ड्रग ज़्यादा इजीली होगा, जैसे फाइसोस्टिग्माइन, न्यूस्टिग्माइन, वायरिडोस्टिग्माइन, रिवास्टिग्माइन आपको इजीली याद हो जाएगा। ओके गाइस, अब डोनेपेजिल को याद रखिएगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव में भी बहुत ज़्यादा पूछता है। ओके गाइस, एक्रिडीन आप इसे याद करें या ना करें चलेगा। तो रिवर्सिबल में आप क्या करेंगे, आपको जो ड्रग इजीली लगे याद रखिएगा। दो दो ड्रग बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा। एक क्या होता है, डेमेकेरियम होता है, और एक क्या होता है, डोनापेजिल होता है। ओके गाइस, तो गाइस नेक्स्ट हमारा इरिवर्सिबल कौन सा है, इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल में क्या होता है, डाइफ्लोस आता है, ऑर्गेनोफॉस्फेट। ऑर्गेनोफॉस्फेट बहुत कम यूज़ किया जाता है क्योंकि इसका साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। ओके, आप इसमें डाइफ्लोस याद रखिएगा। अब क्या होता है, इकोथीफेट होती है, और पैराथियोन होती है, मलाथियोन होती है, डाइजिनोन होती है, ताबून होती है, सरीन सोमन होती है। और कार्बामेट्स में क्या क्या आते हैं, कार्बारिल आती है। और कौन कौन से ड्रग आप इसमें से याद रखेंगे, सोमन, एक सरीन, एक ताबून, एक डाइजिन, एक डाइफ्लोस। ओके गाइस, तो इन सारे ड्रग्स को आप इजीली पढ़ लीजिएगा। क्लासिफिकेशन है कोलिनर्जिक ड्रग का, ये आपको याद करना ही होता है। क्लासिफिकेशन में क्या क्या इन्वॉल्व था, एक डायरेक्ट एक्टिव इन्वॉल्व था, एक इनडायरेक्ट एक्टिव इन्वॉल्व था। इनडायरेक्ट एक्टिव में क्या था, एस्टर्स था और क्या एल्कोलाइड था। ओके गाइस, और इनडायरेक्ट एक्टिव में क्या था, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। एस्टर्स में क्या, स्टील कोलिन, मेथाकोलिन, कार्बाकोल, बेथानिकोल, और एल्कोलाइड्स में मस्करिन, पिलोकार्पिन। इसमें पिलोकार्पिन, मस्करिन याद रखिएगा। इसमें स्टील कोलिन और बेथानिकोल, कार्बाकोल। इसमें बेथानिकोल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और स्टील कोलिन। ओके गाइस, रिवर्सिबल में क्या, दो ड्रग को आप याद रखिएगा, डोनेपेजिल को याद रखिएगा, डेमेकेरियम को, इड्रोफेनियम को। ये आपको ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव में देखने को मिल जाते हैं। बाकी आपको जो ईजी लगे आप याद कर लीजिएगा, जैसे फाइसोस्टिग्माइन, न्यूस्टिग्माइन, पायरिडोस्टिग्माइन, रिवास्टिग्माइन। ओके गाइस, इरिवर्सल में क्या, डाइफ्लोस होती है, ताबून, सरीन, सोमन, इन सारे नेम को आप इजीली याद रखिएगा। ओके गाइस, तो नेक्स्ट देखते हैं हमारा टॉपिक क्या है। गाइस हमारा नेक्स्ट हेडिंग है फार्माकोलॉजिकल एक्शन। कोलिनर्जिक ड्रग का फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या क्या होता है, या आप इसे बोल सकते हो ड्रग इफेक्ट ऑफ कोलिनर्जिक एजेंट, यानी कि जो कोलिनर्जिक एजेंट है उसका क्या इफेक्ट होता है हमारे बॉडी पर, क्या इफेक्ट डाल रही है ये ड्रग, इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है। इसे हमें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में नहीं पढ़ना है, फार्माकोलॉजिकल एक्शन के बारे में पढ़ना है कि ड्रग हमारे बॉडी में जाने के बाद क्या प्रभाव दिखा रही है, ना कि कैसे दिखा रही है, किस तरीके से दिखा रही है, हमें ये नहीं पढ़ना है। ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में आता है ये आपको। ओके गाइस, हमें फार्माकोलॉजिकल एक्शन के बारे में जानना है। तो फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या क्या होता है गाइस, हम देखते हैं। पहला क्या, कार्डियोवैस्कुलर इफेक्ट, यानी कि हार्ट और वेसल्स पे, ब्लड वेसल्स और हार्ट पे क्या क्या इफेक्ट डाल रहा है। क्या करता है, हार्ट रेट को घटाता है। गाइस मैंने पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में बताया था, और ये जो कोलिनर्जिक ड्रग है पैरासिम्पैथेटिक नर्व पे एक्टिवेट कर रहा है। तो जितनी एक्टिविटी पैरासिम्पैथेटिक की होगी वही एक्टिविटी क्या हो जाएगा, कोलिनर्जिक एजेंट की। तो ये क्या कर रहा है, डिक्रीज द हार्ट रेट, जो हार्ट रेट है उसे घटाने का काम कर रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं, ब्रेडिकार्डिया। और वेसो डायलेशन, जो वेसल्स है ब्लड वेसल्स उसे डायलेट कर दे रहा है। जाहिर सी बात है, जब डायलेशन हो जाएगा तो ब्लड प्रेशर घट जाएगा तो हार्ट रेट भी घट जाएगा। ओके गाइस, स्टिमुलेट इंटेस्टाइन एंड ब्लैडर, जो इंटेस्टाइन आंत होती है हमारी, छोटी आंत, बड़ी आंत, और जो ब्लैडर होता है उसे स्टिमुलेट करने का काम करता है। तो क्या करेगा, इंक्रीज द गैस्ट्रिक सिक्रेशन, जो गैस्ट्रिक सिक्रेशन है, जो एंजाइम वगैरह का और पैंक्रियाटिक जूस ये सब है,
और हमारे स्टमक से पेप्सिन एंजाइम जो रिलीज़ हो रही है उसके सिक्रेशन को क्या करेगा, बढ़ा देगा। HCl को, म्यूकस सिक्रेशन को, सबको क्या करता है, बढ़ा देता है। और क्या करता है, इंक्रीज द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोडलिटी। जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोडलिटी मतलब पेरिस्टालसिस मूवमेंट, इसे हिंदी में क्रमानुकुंचन गति कहते हैं। मूवमेंट करता रहता है हमारा ये गैस्ट्रो मतलब होता है स्टमक, इंटेस्टाइन मतलब आंत। हमारा जो आमाशय और आंत है, स्टमक और इंटेस्टाइन है, उसकी जो मोटिलिटी को बढ़ा देता है। ओके गाइस, इंक्रीज द यूरिनरी फ्रीक्वेंसी। यूरिनरी फ्रीक्वेंसी को बार बार बढ़ा देता है, यानी कि यूरिनेशन बार बार होने लगता है। ओके गाइस, जिन्हें यूरिनेशन की समस्या होती है तो उन्हें कोलिनर्जिक ड्रग दे दिया जाता है ताकि यूरिन उन्हें बार बार हो और ईजिली यूरिन की क्लियरेंस उनके बॉडी से हो जाए। ओके गाइस, तो देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। गाइस, जब ये कोलिनर्जिक ड्रग हमारे आँखों पे क्या इफेक्ट डाल रही है तो क्या करती है, स्टिमुलेट पुपिल्स। जो पुपिल्स होती है उसे स्टिमुलेट करती है, यानी कॉन्स्ट्रिक्ट करने का काम करती है, सिकोड़ देती है उसे। स्पास्म एकोमोडेशन। स्पास्म एकोमोडेशन क्या होता है, हमारे आँखों में जो आई लेंस होती है, आई लेंस के फोकस दूरी को, फोकल लेंथ को कंट्रोल करने का, रेगुलेट करने को क्या बोलते हैं, एकोमोडेशन। उसे क्या कर रहे हैं, स्पास मतलब स्ट्रिक्ट, कड़क कर दे रहा है। स्पास में कर देगा तो क्या होगा, कॉन्स्ट्रिक्ट, यानी कि आँखों को सिकोड़ रहा है। ठीक है। और क्या करेगा, रिड्यूस द इंट्राऑकुलर प्रेशर। हमारे आँखों में एक क्या होता है, लिक्विड होती है जिसे हम एक्वस ह्यूमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं गाइज, एक्वस ह्यूमर बोलते हैं। ठीक है। ये एक्वस ह्यूमर लिक्विड क्या करता है, जब हमारे आँखों में ज़्यादा बढ़ जाता है तो प्रेशर बढ़ जाता है। जब प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा, तो उसी को कम करता है कोलिनर्जिक ड्रग। उस प्रेशर को क्या करेगा, डिक्रीज़ कर देगा कोलिनर्जिक ड्रग। कैसे डिक्रीज़ करता है, आउटफ्लो को बढ़ा के, इंक्रीज आउटफ्लो को इंक्रीज़ करके उस प्रेशर को क्या करता है, कम कर देता है। ओके गाइस, तो अगला देखते हैं कि रिस्पायरेशन पे क्या इफेक्ट डालता है। हमारे जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होती है तो उसमें क्या होता है, ब्रोंकियल कॉन्स्ट्रिक्शन और नैरो एयरवेज। जो ब्रोंकियल्स है उसे कॉन्स्ट्रिक्ट, सिकोड़ देगी, और जो क्या कर देगी, नैरो कर देगी एयरवेज, जो ट्रैकिया वगैरह है सबको क्या कर देगी, नैरो कर देगी, पतला कर देती है। ओके गाइज, और क्या करता है गाइज, इंक्रीज सलाइवेशन एंड स्वेटिंग। पसीना बहुत ज़्यादा होने लगता है, उसको इंक्रीज कर देता है। सलाइवेशन, हमारे माउथ से लार बहुत ज़्यादा सिक्रेट होने लगती है, सलाइवा की सिक्रेशन बढ़ जाती है। तो गाइज ये सब क्या थे, फार्माकोलॉजिकल एक्शन। हमारे रेस्पिरेटरी पर क्या इफेक्ट डाल रहा है, सलाइवा सिक्रेशन में क्या इफेक्ट डाल रहा है, आंखों पर क्या इफेक्ट डाल रहा है, ब्लैडर पर, इंस्टेटाइन पर क्या इफेक्ट डाल रहा है, कार्डियोवैस्कुलर इफेक्ट क्या आ रहा है। ओके गाइज, तो ये फार्माकोलॉजिकल एक्शन आप इजीली पढ़ लीजिएगा। आपको अगर पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी याद है तो सारा का सारा यहाँ पे पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी मेंशन कर देंगे, हो जाएगा। जितने भी ड्रग की कैटेगरी है सब पैरासिम्पैथेटिक की एक्टिविटी यहाँ पे आप लिख सकते हैं। ओके गाइज, तो नेक्स्ट देखते हैं कि हमारा क्या है, ड्रग डोज। ड्रग डोज के बारे में भी आपको पढ़ना है। तो जो मेन ड्रग बहुत ज़्यादा मार्केट में चल रही है आप उसे याद कर लीजिए और लिख लीजिए जनरली। ओके गाइस, तो सबसे ज़्यादा जो चल रहा है वो क्या है, पिलोकार्पिन और क्या होता है, बेथानिकोल। तो पिलोकार्पिन क्या है, इसे हम आई ड्रॉप के रूप में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। पिलोकार्पिन कैसे देना है, 1 से 2 GTTS टियाइडिन आई। 1 से 2 GTTS क्या होता है गाइस, GTTS होता है एक एब्रीवेशन वर्ड होता है जिसका मतलब होता है ड्रॉप वाइज। इसे कब देना है, TID फॉर्म में देना है। TID मतलब होता है 3 बार, एक दिन में 3 बार, यानी कि 1 से 2 ड्रॉप देना है आँखों में 3 बार, या फिर हम क्या देंगे, 1 से 6 बार इन अ डे। ओके गाइस, जैसे CBIT होगी डिसीज़ की वैसे देंगे। पिलोकार्पिन को सबसे ज़्यादा ग्लाउकोमा के ट्रीटमेंट में देते हैं। ग्लाउकोमा में क्या होता है, आँखों का जो प्रेशर होता है वो एक्वस ह्यूमर जो लिक्विड है उसका प्रेशर बढ़ जाता है, अभी मैंने बताया। ठीक है, उसी में इसका यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं। ओके गाइस, तो 1 से 2 GTTS देते हैं, 1 से 2 ड्रॉप, यहाँ आप ड्रॉप भी लिख सकते हैं, दिन में 3 बार आँखों में। ओके गाइस, दूसरा क्या है, बेथानिकोल। अब ये बेथानिकोल कितना देते हैं, तो बेथानिकोल को देते हैं 10 से 15 mg PO, TID और QID। ये PO मतलब क्या होता है गाइस, PO मतलब होता है खाना खाने के बाद। कब होता है, खाना खाने के बाद देना है, 10 से 15 मिलीग्राम देना है, दिन में 3 बार या फिर 4 बार दे सकते हैं। जैसी सीवियरिटी रहेगी डिसीज़ की उसी तरह से हमें देना है। या फिर कैसे देना है, 5 mg SC या QID। SC मतलब क्या होता है, सबक्यूटेनियस रूट, ये मतलब दिन में 4 बार। ओके गाइज, या 10 से 15 mg दीजिए दिन में 3 बार या 4 बार खाना खाने के बाद, या फिर 5 mg दीजिए SC रूट से दिन में 4 बार। ओके गाइज, तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट रीडिंग है इंडिकेशन। इंडिकेशन मतलब होता है थेरेपेटिक यूज। इस ड्रग का यूज़ हम किन किन डिसीज़ में कर सकते हैं उसी के बारे में हमें जानना है। इंडिकेशन तो क्या, ट्रीटमेंट ऑफ ग्लाकोमा, ग्लाकोमा के ट्रीटमेंट में।
और मास्थेनिया ग्रेविस क्या होती है, मसल्स का एक डिसीज़ होता है जिसमें मसल्स वगैरह काम करना बंद कर देता है, ऑब्जेक्ट को हम ठीक से होल्ड नहीं कर पाते, किसी चीज़ को ठीक से पकड़ नहीं पाते, ज़्यादातर बुढ़ापे में बहुत ज़्यादा होता है मास्थेनिया ग्रेविस। और यूरिनरी रिटेंशन जो इसमें मिनरल्स वगैरह रहते हैं उसको वापस से रीअब्जॉर्ब करने में, ओके गाइज, कोलिनर्जिक ड्रग का उपयोग करते हैं। और किस में करते हैं, अल्जाइमर डिसीज़ में, ओके। पोस्ट ऑपरेटिव डेक्यूराराइजेशन, ये क्या होता है, आफ्टर सर्जरी करने के बाद हमारे बॉडी के जो मसल स्टोन होते हैं वो क्या होते हैं, घट जाते हैं, या फिर जो न्यूरोमस्कुलर क्या होता है, ब्लॉक हो जाता है, जिससे मसल्स ठीक से काम नहीं करता। तो उस टाइम पे हम क्या देते हैं, कोलिनर्जिक ड्रग। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, पोस्ट ऑपरेटिव डेक्यूराइजेशन। जब हमारा मसल स्टोन वगैरह ठीक से काम नहीं करते हैं तो उसको बोलते हैं डेक्यूराइजेशन। और ये पोस्ट ऑपरेटिव क्या होता है, सर्जरी प्रोसेस के बाद, ऑपरेशन करने के बाद डॉक्टर क्या करता है, कोलिनर्जिक ड्रग का यूज़ करता है ताकि आपका मसल्स ठीक से काम करे। और किस में देते हैं, कोबरा बाइट, सांप वगैरह काट लेता है तो उसके पॉइजन को कम करने के लिए हम क्या देते हैं, कोलिनर्जिक ड्रग का उपयोग करते हैं, ओके गाइस। मैंने एक ड्रग डेक्यूमेरियम के बारे में बताया था कि वो पॉइजनिंग में यूज़ करते हैं, तो कोबरा बाइट में डेक्यूमेरियम का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ओके गाइस। तो गाइस ये हमारा क्या हो गया, इंडिकेशन, ट्रीटमेंट नाम ग्लाइकोमा, मास्थेनिया ग्रेविस, यूरिनरी रिटेंशन, अल्जाइमर डिसीज, पोस्ट ऑपरेटिव डेक्यूराराइजेशन, कोबरा बाइट, ओके गाइस। नेक्स्ट देखते हैं एडवर्स इफेक्ट के बारे में, कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट होते हैं इसके। गाइज एडवर्स इफेक्ट ऑफ कोलिनर्जिक ड्रग के एडवर्स इफेक्ट क्या क्या होते हैं, ब्रेडिकार्डिया मतलब हार्ट रेट बहुत ज़्यादा घट जाता है, ठीक है, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा लो हो जाएगा, स्वेटिंग एंड सलाइवेशन, बहुत ज़्यादा पसीना होने सकता है, लार बहुत ज़्यादा सीक्रेट होता है, ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर आप इस दवाई का बहुत ज़्यादा सेवन कर रहे हैं तो ये सारी समस्याएं आपको बाद में आने लगती है, डायरिया होने लगता है, ओके गाइज। तो आप ये एडवर्स इफेक्ट याद रखिएगा, कौन कौन से एडवर्स इफेक्ट होते हैं कोलिनर्जिक ड्रग के, वही जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन में थे, इन्हीं सब चीज़ों के लिए तो यूज़ किया जाता है। लेकिन अब जब बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ये क्या होता है, साइड इफेक्ट के रूप में निकल के आता है बाद में, ये आपको प्रॉब्लम करने लगते हैं बहुत ज़्यादा उपयोग करने से इस मेडिसिन का, ओके गाइस। कंट्रा इंडिकेशन ऑफ कोलिनर्जिक ड्रग, कंट्रा इंडिकेशन मतलब निषेध होता है, मनाही, मतलब ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है हमारे शरीर में, बीमारी है जिसके दौरान हम कोलिनर्जिक ड्रग का उपयोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जब हम कोलिनर्जिक ड्रग का उपयोग नहीं करते, तो क्या है, ब्रोंकियल अस्थमा, अगर किसी को अस्थमा की प्रॉब्लम है तो हम कोलिनर्जिक ड्रग नहीं देंगे। पेप्टिक अल्सर, उससे क्या है, पेप्टिक अल्सर हो गया है उसके आमाशय में, आंतों में, स्टमक में, तो उस दौरान कोलिनर्जिक ड्रग का उपयोग नहीं करेंगे। और क्या पेक्टोरिस है, चेस्ट पेन वगैरह हो रहा है तो उस कंडीशन में भी हम क्या करेंगे, कोलिनर्जिक ड्रग का उपयोग नहीं करेंगे। हार्ट डिसीज़ के दौरान एंजाइना पेक्टोरिस होता है, ओके गाइस। और क्या आता है, इनकॉन्टिनेंस के कंडीशन पे हम कोलिनर्जिक ड्रग का उपयोग नहीं करेंगे। गाइस यदि किसी को इनकॉन्टिनेंस है तो उस दौरान हम इस ड्रग का उपयोग नहीं करेंगे। इनकॉन्टिनेंस क्या होता है, जिसको यूरिनेशन बार बार हो रहा है, अनियमित तरीके से हो रहा है, क्योंकि कोलिनर्जिक ड्रग क्या होता है, यूरिन की फ्रीक्वेंसी को क्या करता है, बढ़ा देता है। इसलिए हम क्या करेंगे, ऐसे कंडीशन पे कोलिनर्जिक ड्रग का उपयोग नहीं करेंगे, क्योंकि अनियमित तरीके से अगर यूरिनेशन वगैरह हो रहा है, ठीक है, अगर इस ड्रग का उपयोग करेंगे तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगेगी। और कब नहीं करते, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, यदि इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्ट है उस दौरान हम क्या करेंगे, इस ड्रग का उपयोग नहीं करेंगे। जो कोलिनर्जिक ड्रग है वो क्या करता है, पेरिस्टालसिस मोमेंट को बढ़ा देता है, इंटेस्टाइन के मोमेंट को बढ़ा देता है। अगर हमें उस मोमेंट को रोकना है, कम करना है, तो अगर इस ड्रग को दे देंगे तो और भी ज़्यादा हो जाएगा। तो हमें इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के दौरान, इनकॉन्टिनेंस के दौरान, एंजाइना पेक्टोरिस, पेप्टिक अल्सर और ब्रोंकियल अस्थमा के दौरान इस ड्रग का उपयोग नहीं करना चाहिए। और भी कंडीशन होते हैं जैसे कि रीनल डिसीज़ होता है, और क्या होता है, लीवर डिसीज़ होता है, उसके दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान हम इस ड्रग का उपयोग नहीं करते। रीनल डिसीज़ यानी कि किडनी की कोई बीमारी है, लीवर की कोई बीमारी है, प्रेगनेंसी के दौरान इस मेडिसिन का उपयोग हम कम से कम करते हैं, या फिर फिजिशियन की सलाह पर ही करते हैं, ओके गाइस। तो हमारे कोलिनर्जिक ड्रग की टॉपिक समाप्त होती है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू गाइस।